बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान। स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारी कोशिश है कि हम किसी न किसी तरह से आप तक कुछ ऐसा कंटेंट पहुंचाएं जो आपकी लाइफस्टाइल के लिए बेहतर हो, आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपकी मदद करे। सो येस, वी आर हेयर टू स्प्रेड द स्माइल्स, टू स्प्रेड द जॉय एंड टू स्प्रेड द हैप्पीनेस। और हमने एक इसी तरह के सिलसिले का आगाज़ किया जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ कामों के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। वो कोई भी कंट्री हो सकती है और उनका काम किसी भी नौइयत का हो सकता है, वेदर इट इज़ फॉर स्टडीज़ और बिज़नेस, फॉर जॉब्स। तो हमने बहुत सारी कोशिशों को और इस तरह की बहुत सारी होप्स को मरने नहीं देना, हमने उनके ऊपर काम करना है। सो यस, हमने इसी चीज़ को देखते हुए इस सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हमारी कोशिश है कि हम हर कंट्री को किसी ना किसी तरह से टारगेट करें। उनके जितने भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, हाईलाइटेड हैं, वो आपको पहुंचाएं। आप किस तरह से वहाँ जा सकते हैं, whether it is education, business, jobs, visa opportunities, या फिर किसी भी किस्म की highlighted portions किसी भी कंट्री के हम आप तक शेयर करें। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर किया है। सो आई होप कि आपको जो मेन एजेंडा है इस प्रोग्राम का उसकी आपको थोड़ी बहुत जो है वो नो हाउ होगी। सो आज की जो नशिस्त है इट इज़ अबाउट नीदरलैंड्स, कि नीदरलैंड्स कहाँ वाक़या है, उसकी इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स क्या हैं, आप वहाँ पर जाके किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके का काम कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप वहाँ जाकर स्टडीज़ के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से क्या काम कर सकते हैं, एंड आप वहाँ जा कैसे सकते हैं, रेजिडेंसी, सिटीजनशिप और बहुत कुछ हम आपके साथ इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली नीदरलैंड एक छोटा कंट्री है जो कि बेल्जियम और जर्मनी के दरमियान सैंडविच्ड है इन वेस्टर्न यूरोप, और बहुत सारे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस हैं। टूरिज़म के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट जगह है ये दुनिया की। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान कल्चरल रिलेशनशिप्स भी हैं, फिर बायलैटरल रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल, हर तरह की एक जो कम्युनिटी है वो हम शेयर करते हैं नीदरलैंड्स के साथ। फिर परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो, परमानेंट एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। ऑनररी कंसल्टेंट्स जो कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं। और अगर हम अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो 2022 के स्टार्ट्स हमें ये बताते हैं कि तकरीबन 27,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन या पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो बनाते हैं नीदरलैंड्स के अंदर। सो ये एक बड़ी तादाद है किसी छोटी कंट्री में किसी और कंट्री के लोगों का मौजूद होना। तो देयर आर सेवरल रीजंस जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो विज़िट करते हैं नीदरलैंड्स को। कुछ फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाते हैं या टूरिज़म के लिए जाते हैं। एक रिच और वाइब्रेंट किस्म की जगह है, तो टूरिज़म के लिए भी बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। वेकेशन का एक स्पॉट है। बिज़नेस और ट्रेड के हवाले से जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए जाते हैं। एजुकेशन के लिए हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन के लिए वहाँ टारगेट क्यों किया जा सकता है नीदरलैंड्स को, उसकी आपके साथ रीजंस भी शेयर करेंगे। उसके अलावा बिज़नेस है, ट्रेड है। उसके अलावा जो कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास वहाँ पर रेफ्यूजी या असाइलम स्टेट के हवाले से भी कुछ पॉपुलेशन जो है वो मौजूद है, जिसमें पॉलिटिकल अरेस्ट भी आ जाते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो ये भी एक रीज़न है वहाँ पर पाकिस्तानियों का मौजूद होना। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात वो है मेडिकल ट्रीटमेंट। ये कहा जाता है कि कोई हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम है नीदरलैंड्स के अंदर, जिसके लिए बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो वहाँ जाते हैं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसके लिए पाकिस्तानी जो है वो विज़िट करते हैं नीदरलैंड्स का। इट कुड बी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मेडिकल रीजंस, एजुकेशन, बिजनेस। सो इन सब चीज़ों को हम कवर करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। टू स्टार्ट विद एजुकेशन,
अब मैंने आपको जैसे कहा कि मैं रीजंस डिस्कस करूंगी आपके साथ कि क्यों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो टारगेट कर सकते हैं नीदरलैंड को एज अ कंट्री टू परस्यू देयर डिग्रीज, बिकॉज दे ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ इंग्लिश प्रोग्राम्स, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 2000 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। सो आपको वो जो लैंग्वेज बैरियर है उसको फेस नहीं करना पड़ता। तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि डच लैंग्वेज नहीं जानते। आप इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज में इनरोल होकर वहाँ पर जा सकते हैं। और 95% जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाती है, तो एक लैंग्वेज बैरियर का इशू हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर नहीं फेस करना पड़ता। उसके अलावा दे ऑफर अ गुड वैल्यू फॉर योर मनी। किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से कम कॉस्ट है वहाँ पर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की, विच इंक्लूड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज़, एमफिल, मास्टर्स और पीएचडी। तो वहाँ पर जितनी आपकी ट्यूशन फ़ी है या जो लिविंग कॉस्ट है वो किसी भी दूसरी इंग्लिश स्पोकन कंट्री से कम है। फिर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की भी एक ऑप्शन जो है वो वहाँ पर आपको मिल जाती है। सो इट कैन बी ऑल्सो कैची पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स who want to pursue their degrees out of Pakistan or in any other country. फिर एक बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ऑलमोस्ट 160 डिफरेंट कंट्रीज़ से वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। सो आपको अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करने का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। और उसके अलावा बीइंग एन एशियन कंट्री, हम हमेशा ऐसी कंट्री को प्रेफर करते हैं जो सेफ्टी के हवाले से भी बेहतर हो। सो येस, इट इज़ अमंग टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ विद रिस्पेक्ट टू पीस। सो ये एक ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर कवर हो जाता है। और जब हम पढ़ाई के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो येस, वी ऑल्सो स्टेप इन टू करियर। तो बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़, यू कैन नेम देम, वो फिलिप्स हो, KLM हो, शेल हो, ING, यूनिलीवर, जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो डच हैं। तो आपको एक ये एज भी मिल जाता है वहाँ पे कि आप वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स में जाके, उनकी मेन ब्रांचेस में जाके आप काम कर सकते हैं। और एक वाइड रेंज है। बीइंग पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान इज़ ऑल्सो एग्रीकल्चरल स्टेट। तो नीदरलैंड्स में भी बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि आप एग्रीकल्चर के हवाले से ऑप्ट कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान वापस आके भी आपको एक डिवर्सिफाइड फील्ड मिल जाती है काम करने के लिए। सो येस, एग्रीकल्चर के हवाले से वाटर मैनेजमेंट, आर्ट एंड डिज़ाइन, लॉजिस्टिक्स, सस्टेनेबल एनर्जी, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। 2024 की जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो आप अगर उनकी वेबसाइट्स को विज़िट करें तो इन कलेक्टिव टेक्नोलॉजी यानी IT में, कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, अगेन फाइनेंस, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और इस तरह की कुछ सर्विसेज के अंदर 2024 में भी एक बड़ी अच्छी जॉब्स के हवाले से ऑफर्स आई हैं। तो इफ़ एनी बडी वांट्स टू रिजाइड देयर और आप किसी जॉब की तलाश में हैं तो आप इनमें से किसी को ऑप्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर स्किलफुल इन एनी सच थिंग। बिजनेसेस की बात करें तो अगेन IT, एग्रीकल्चर तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ही वहाँ पे। उसके अलावा केमिकल्स के हवाले से, टूरिज़्म, क्योंकि एक वाइब्रेंट कंट्री है तो टूरिज़्म के हवाले से भी वहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। फिर बैंकिंग की, हाई टेक की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कुछ ऑप्शंस जो हैं वो हमें वहाँ पर मिल जाती हैं। और उसके अलावा फॉरेनर्स जो हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो चाहते हैं कि वो वहाँ पर काम शुरू करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास रेजिडेंस परमिट हो, वर्क परमिट हो, रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट वहाँ पर काम करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें भी अगेन ज़रूरी हैं टू वर्क देयर। और यहाँ पर बिज़नेस की बात कर रहे हैं हम, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि आप बजाय कि किसी और वीज़ा के थ्रू नीदरलैंड्स जाएं, अगर आप सोलली बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप स्टार्टअप वीज़ा को चूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि मेनली एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू की गई है। तो आप स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू भी नीदरलैंड्स आ सकते हैं। ये
अगर आप कोई भी न्यू बिजनेस जो है वहाँ पर शुरू करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको परमिट मिल जाता है फॉर 1 ईयर टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस देयर। तो ये 1 ईयर का एक बहुत अच्छा सा परमिट है आपके पास, आप इसको ले सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डिटेल्ड आपका बिजनेस आइडिया होना चाहिए जो कि वहाँ जाके आपने इम्प्लीमेंट करना है। सो यस, स्टार्टअप वीज़ा ये था हमारे पास। उसके अलावा शॉर्ट स्टे भी हैं, लॉन्ग स्टेज भी हैं। शॉर्ट स्टे की बात की जाए तो वो लेस देन 90 डेज़, जिस तरह आपको पता है कि शॉर्ट स्टे वीज़ा जो है उसकी जो ड्यूरेशन है वो इतनी ही होती है। आप इसको अवेल कर सकते हैं फॉर योर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस के काम के लिए, मीटिंग्स के लिए, या आप किसी ऐसे कोर्स में इनरोल्ड हैं जो कि 90 डेज से कम का है। सो येस, यू कैन अवेल दिस ऑप्शन। उसके अलावा लॉन्ग स्टे वीज़ाज़ की अगर बात की जाए तो ये 90 डेज से ज़्यादा के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ लॉन्ग स्टे और शॉर्ट स्टे वीज़ाज़। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ जो हैं वो कुछ अलग भी हैं। एक तो वही हो गया शॉर्ट स्टे वीज़ा, जिसके लिए आप 3 मंथ्स के लिए जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ कंट्री के लिए, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए, इफ़ समवन इज़ लिसनिंग अदर देन पाकिस्तान, सो देयर आर सम एक्सेप्शंस फॉर सम अदर कंट्रीज़ टू फॉर सेकेंडरी और वोकेशनल कोर्सेज। तो आप इनके अंदर यू कैन गेट इनरोल्ड। To check the eligibility, you can visit the websites of Netherlands. So if anyone else other than Pakistan is watching here, you can also apply to this secondary and vocational courses. उसके अलावा for पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देख रहे हैं, एक लॉन्ग स्टे वीज़ा भी है। ये लॉन्ग स्टे वीज़ा सोली स्टडीज़ के लिए दिया जाता है अप टू 5 ईयर्स। तो अप टू 5 ईयर्स अगर आपका कोई डिग्री प्रोग्राम है तो आप इस वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ वीज़ाज़ की बात होगी, बिजनेसेस की बात होगी, जॉब्स की बात होगी। सो इफ़ यू आर रिजाइडिंग इन नीदरलैंड्स और अगर आप चाहते हैं कि आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाएं या सिटीज़नशिप की तरफ जाएं, तो उसके लिए भी ऑप्शंस जो हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी में आप की कुछ जर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं जितने भी, उसके लिए कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स आपका वहाँ रहना ज़रूरी है। 5 ईयर पीरियड की आपके पास एक रेजिडेंसी होनी चाहिए वहाँ पे, और जितनी डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोवाइड की है अबाउट योर रेजिडेंसी वो वैलिड होनी चाहिए। फिर आपके ने मेन नीदरलैंड के अंदर रिज़ाइड किया हो फॉर 5 ईयर्स, और अगर आप किसी बच्चे के लिए रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी उम्र एटलीस्ट जो है वो 13 ईयर्स होनी चाहिए। आप तमाम तर क्राइटेरिया को मीट करते हों, आपके पास वैलिड रेजिडेंस परमिट हो, जो कि आपने नॉन टेम्परेरी रेजिडेंस पर्पस के लिए लिया हुआ है, उसकी आपके पास वैलिडिटी मौजूद हो, आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना की हो, एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपनी इनकम की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करते हों, आप रजिस्टर्ड हों इन पर्सनल रिकॉर्ड्स डेटाबेस, और आपने एक सिविक इंटीग्रेशन एग्ज़ाम जो है उसको क्लियर किया हो। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 5 ईयर्स की रेजिडेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है। इंटरेस्टिंगली नीदरलैंड्स जो है वो सिटीज़नशिप नहीं देता ऑन इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू सिटीज़नशिप हासिल नहीं कर सकते इन नीदरलैंड्स, बट इंटरेस्टिंगली ऑल्टरनेटिव सोर्स उसका ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर दें। सो दे ऑफर वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट PR परमानेंट रेजिडेंस थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो इसके लिए आपने एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी होती है, और आपने इन्वेस्ट करने हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.25 मिलियन यूरोज़, 1.25 million euros, I repeat, in any Dutch startup business और venture में आपने
ये फ़ंड जो है वो जमा कराना होता है और आपने इसको किसी भी डच बैंक अकाउंट में जमा कराना है या आप किसी भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री स्टेट या कंट्री के अंदर ये डिपॉजिट करा सकते हैं जिनकी ब्रांच जो है वो नीदरलैंड के अंदर मौजूद हो. So yes, this is also an option to get the permanent residency which ultimately leads you towards a citizenship. But आप directly citizenship investment के through achieve नहीं कर सकते. तो this is an exception for Netherlands. और citizenship की बात की जाए except investment, तो आप के पास एक permanent residency हो वहाँ पर for 5 years 18 साल से ज़्यादा की अगर आपके पास नेशनल आइडेंटिटी है विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर सिटीजनशिप. और अगर कुछ लोग जो हैं वो थ्रू मैरिज अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी रजिस्टर्ड पार्टनर के साथ अगर आपने 3 इयर्स तक आपकी मैरिज जो है वो लीगल है या आप वहाँ पर ऑलमोस्ट 3 साल तक रहे हैं विद योर रजिस्टर्ड पार्टनर जो कि डच के जो वैलिड सोर्सेज हैं, जो वैलिड डेटाबेसेस हैं वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, तो आप उनके साथ आफ्टर मैरिज 3 इयर्स रहने के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो दीज आर द ऑप्शंस टू गेट द सिटीजनशिप. उसके अलावा परमानेंट रेजिडेंसी को हासिल करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है बट नॉट फॉर द सिटीजनशिप. सो ये कुछ ऑप्शंस थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं अबाउट नीदरलैंड्स कि आप किस तरह से वहाँ जा सकते हैं, किस तरह से वहाँ रह सकते हैं. एजुकेशन के हवाले से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वीज़ा की डिफरेंट टाइप्स हैं. इसमें हमारे पास जो इंटरेस्टिंग हॉटस्पॉट्स थे वो थे एक तो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू PR ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं. फिर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू. पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास जो इंग्लिश का एक अच्छा स्कोप है वहाँ पे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है और एक लो कॉस्ट डिग्रीज जो हैं वहाँ पर आपको मिल जाती हैं. दिस वाज द इम्पॉर्टेंट चंक्स ऑफ द शो. सो मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन है ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा. इफ़ यू वांट टू टारगेट नीदरलैंड्स तो आप इन ऑप्शंस को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं. सो इस सेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, सो यू आर ओपन टू आस्क. आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं. कमेंट बॉक्स में आकर अपनी तमाम तर क्यूरीज़ को पोस्ट करें. हम कोशिश करेंगे कि उनको आंसर करें. इसके अलावा किसी कंट्री में आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उस हवाले से कोई वीडियो बनाएं या उस हवाले से किसी क्वेश्चन का आंसर करें तो यू आर ओपन टू दैट टू. आप कमेंट बॉक्स में उस कंट्री के हवाले से भी कह सकते हैं. और हमने पिछली जितनी भी कंट्रीज़ के ऊपर बात की है, आप किसी के ऊपर भी आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेरी है, सो यू कैन पोस्ट. वी विल डेफिनेटली आंसर इट और हम उसको एक सेशन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे. So this was all about Netherlands. I hope this session would be helpful for you. आपने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इससे ग्रास्प कर ली होगी. सो किसी नई कंट्री के साथ एक नए सेशन में आपकी खदमत में दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपनी मेज़बान अस्मा जमशेद को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.